नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है सहारा। आंगन से बहू काजल के चिल्लाने की तेज आवाजें आ रही थी। आम के पेड़ पर अमरबेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही काजल लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोईघर में सबका खाना बनाती सुरेखा ने एक गहरी सांस भरी। वह समझ रही थी कि यह चिढ़ अमरबेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। काजल उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बैल को फेंक कर अपने दिल की बड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उगाते हैं, बेशर्मों की तरह। अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मार कर ही दम लेंगे। काजल के ये शब्द सुनकर सुरेखा की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। सुरेखा के कलेजे में एक हूक उठी और माँ अपने ही बेटे की दृष्टि को चूस कर उसे खत्म कर देगी। सुरेखा को काजल की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंशबेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमरबेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फर्क होता है। आग की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर सुरेखा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा हुआ प्याज टमाटर डालकर एक एक कर मसाले डालने लगी। दालचीनी, जावित्री, तेज पत्ता और पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा को हाथ में लिए सुरेखा क्षण भर के लिए अटक गई। वनस्पति शास्त्र में इसे लुइकेन कहते हैं। फफूंद और शैवाल के सहजीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, परंतु शुष्क चट्टानों पर उससे पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। फफूंद अपने लिए भोजन नहीं बना पाता, अतः दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। फफूंद वातावरण में नमी अवशोषित करके शैवाल को देता है और उसकी मदद से शैवाल अपना भोजन बनाकर फफूंद को देता है। इस तरह अत्यंत शुष्क और दुर्गम परिस्थितियों में भी दोनों एक दूसरे के सहयोग से जीवित रह लेते हैं। प्रकृति में 2 निर्बल पौधे आपसी सहयोग का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बड़े सक्षम वृक्ष भी अपने ऊपर आश्रित बेलों को झटक कर फेंक नहीं देते, बल्कि उनका पोषण करते रहते हैं, चाहे वह स्वयं ही क्यों न सूख जाए। लेकिन हर तरह से सबल सक्षम मनुष्य अपने स्वार्थ में सबको झटक देता है। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा सुरेखा पर संभारी बीतता। काजल पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरबेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब काजल दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब सुरेखा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुकी हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। सुरेखा को उसमें करुणा हो आई। कहने को अमरबेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल सुरेखा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि काजल ऑफिस चली जाती है। सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसलिए सुरेखा से सामना कम ही होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन सुरेखा को बहुत भारी लगते हैं। काजल, बच्चे, उनका बेटा सुनील सब घर पर रहते हैं। सुरेखा को काजल के बोलने पर उतना दुख नहीं होता जितना सुनील के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। सुनील की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है और छुट्टी वाले दिन सुरेखा
सुरेखा को लगता है कि वह बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह है, अनामंत्रित, अवांछित, परजीवी। 2 वर्ष पहले सुनील के पिता की मृत्यु के बाद सुरेखा उज्जैन के अपने पति गृह में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू भोपाल में रहते थे। उज्जैन में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। सुरेखा को पति की यादों के साथ वहां रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ सुरेखा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो सुरेखा अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज्यादा पंचायत करने की तो उसकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। सुरेखा तो उज्जैन छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन सुनील और काजल तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। भोपाल आने के बाद जल्द ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। सुनील उज्जैन का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर भोपाल में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी सुरेखा के साथ भी दोहराई जा रही थी। सुरेखा कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को बाप कर ही शायद पूरा मकान सुरेखा के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी। नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। सुरेखा ने उज्जैन का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। काजल का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और सुनील ने चुप्पी साध ली। एक दिन काजल ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना। वे थक कर चूर हो जाती, पर उफ तक नहीं करती। सुरेखा यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी काजल को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नजर रखने में वे काजल की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और सुरेखा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन काजल ने भाइयों को हटाकर उन्हें ही भाई बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे लिए पहले ही बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहे, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन सुनील उन्हें इंटरसिटी में बिठा आया। इससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब सुनील को उससे कर्तव्य परायणता की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति। सहजीवन तो 2 जरूरतमंदों के बीच होता है। सक्षम के ऊपर तो बस न चाहते हुए भी आश्रित ही बन जाना पड़ता है। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ सुरेखा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवाकर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास से सुरेखा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज आते ही आसपास के सब लोग आ गए। सुरेखा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी
ऊपर वाले हिस्से में सुरेखा ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब सुरेखा भोपाल गई थी तब उनका बेटा कानू 4 माह का था। अब वह 2 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि यह दादी है। बस कानू ताता ताती करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात कानू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। सुरेखा की आंखें भीग गईं। वहां वह हफ्तों काजल को कहती रहती कि चादर और तकिए के लिहाफ बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। कानू रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर सुरेखा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई है। सुबह उठने की आहट लगते ही कानू की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोईघर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा कि नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी मेहरी काम पर वापस आ गई। सुरेखा को वापस आया देख मेहरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा कानू दिन भर दादी दादी करता आगे पीछे घूमता रहा। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते सुरेखा को। कानू की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि कानू की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में मेहरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं, तो यह अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके यहाँ छोड़ सकूं, तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। मेहरी ने हाथ जोड़कर विनती की। सुरेखा को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी सी 16 साल की लक्ष्मी अगले ही दिन से सुरेखा के पास आने लगी। मना करने पर भी वह घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तय करके रखना, रसोई घर की साफ सफाई करना। सुरेखा उसे पौराणिक कहानियां सुनाती तो वह दिलचस्पी लेती और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी ऐसी लड़कियां सुरेखा के पास आ गई। सुरेखा उन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाट से गूंजता रहता। कानू भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। सुरेखा का परिवार अब काफी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चित चेहरे देखकर सुरेखा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के जमाने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी, और सुरेखा वही पुण्य का काम कर रही थी। अपने बड़े पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी जरूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नजर में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। सुरेखा का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।